हिंदुस्तान की राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं। एक वो जो कुर्सी की वजह से ताकतवर दिखते हैं और दूसरे वो जिनके बैठने से कुर्सी ताकतवर हो जाती है। आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हकीकत का वो अंगारा है जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। एक लड़का जो घर से कॉलेज की किताबों वाला झोला उठाकर निकलता है, पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड से निकलकर पूर्वांचल की जलती हुई गर्मी में तपता है और फिर एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे का महाराज बन जाता है। लोग कहते हैं कि वो कठोर हैं, लोग कहते हैं कि वो विवादित है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 2029 की आहट के बीच आज दिल्ली के लुटियंस जोन में भी दबी जुबान में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी के बाद भारत की कमान इस सन्यासी के हाथ में होगी? आज हम योगी आदित्यनाथ की सिर्फ तारीफ ही नहीं करेंगे, ना ही आलोचना। आज हम उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसमें एक आम अजय सिंह बिष्ट को बुलडोजर बाबा बना दिया। यह कहानी है आंसू, आग और अहंकार के बीच निकलने एक तपस्वी की। कहानी को समझने के लिए रील को थोड़ा पीछे 90 के दशक में रिवाइंड करना होगा। यह वो दौर था जब भारत बदल रहा था। एक तरफ मंडल कमीशन की आग थी, दूसरी तरफ राम मंदिर का ज्वार था। इसी उथल पुथल के बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 21 साल का एक नौजवान एमएससी की पढ़ाई कर रहा था। नाम था अजय सिंह बिष्ट। गणित का छात्र, लॉजिक और साइंस में दिलचस्पी। पिता आनंद सिंह बिष्ट जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे, तो स्वाभाविक है कि घर में अनुशासन एकदम फौजियों जैसा था। लेकिन अजय के दिमाग में समीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के सवाल चल रहे थे। 1993 में वो एक रिसर्च के सिलसिले में गोरखपुर आए और यही वो पल था जिसने अजय सिंह बिष्ट की किस्मत की लकीरें मिटाकर एक नई इबारत लिख दी। उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से। महंत अवैधनाथ सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, वो उस वक्त राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। वो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे। एक दिन अजय ने घर पर बिना बताए सब कुछ छोड़ दिया। उस माँ के बारे में सोचिए जिसका जवान बेटा भरा पूरा घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया हो। और 15 फरवरी 1994 को अजय का अंत हुआ और एक नए सुर का उदय हुआ जिसका नाम योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या सन्यास का मतलब शांति था? नहीं। योगी जिस गोरखपुर में आए थे वो उस वक्त भारत के शिकागो कहा जाता था। गोलियों की ततराहट यहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक था। रेलवे के टेंडर से लेकर के कॉलेज के चुनाव तक फैसले बैलेट से नहीं बुलेट से होते थे। माफिया, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे बाहुबलियों का दौर था। वहां प्रशासन लाचार थे और हिंदू समाज डरा हुआ था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का महत्व भी समझा। 1998 में महज 26 साल की उम्र में वो सांसद बने, लेकिन संसद में पहुंचना काफी नहीं था, सड़क पर लड़ना जरूरी था। और यही जन्म हुआ हिंदू युवा वाहिनी का। साल 2002 यह भाजपा का हिस्सा नहीं था, यह योगी की अपनी प्राइवेट आर्मी थी। मकसद साफ था, अगर कोई हमारी संस्कृति, हमारी गाय या हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो पुलिस का इंतजार बाद में होगा, जवाब पहले दिया जाएगा। यह वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वह पूर्वांचल के महाराज जी बन गए। लेकिन हर हीरो की एक जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे तोड़ा जाता है। साल 2007 गोरखपुर में दंगे भड़के। तत्कालीन सरकार ने योगी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा गया। कहा जाता है कि लॉकअप में उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ। जब वो जेल से बाहर आए और संसद में बोलने खड़े हुए तो देश ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। हमेशा गरजने वाला यह शेर स्पीकर के सामने फपक फपक कर रो पड़ा। उन्होंने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मैं सन्यासी हूं इसलिए अपराधी हूं? मुझे मारने की साजिश हो रही है। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो आंसू बारूद थे। उस दिन योगी ने कसम खाई कि अब याचना नहीं रन होगा। और देखिए वक्त का पहिया, जिस पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, आज 10 साल बाद वही पुलिस उन्हें सल्यूट करने के लिए लाइन में खड़ी होने वाली थी। 2017 का चुनाव, बीजेपी का प्रचंड जीत,
टीवी चैनलों पर मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन अमित शाह और मोदी ने वो पत्ता चला जिसने सबको चौंका दिया। लखनऊ की गद्दी पर बैठा एक सन्यासी। सीएम बनते ही योगी ने अपनी फाइलें नहीं, अपने तेवर खोले। पहला आदेश एंटी रोमियो स्क्वाड, दूसरा आदेश अवैध बूचरखाने बंद, और तीसरा सबसे खतरनाक आदेश अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गाड़ी पलटना एक मुहावरा नहीं बल्कि माफियाओं के लिए काल बन गया। माफिया जो जेलों में रह करके सरकार चलाते थे, वो कोर्ट में जाने से डरने लगे कहीं रास्ते में गाड़ी न पलट जाए। आलोचकों ने कहा यह ठोक तंत्र है, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया, अगर अपराध करोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करते मिलेंगे। इस बुलडोजर मॉडल ने सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश के हिंदुओं का पोस्टर बॉय बना दिया। लेकिन राजनीति में लोकप्रियता हमेशा अपने साथ दुश्मन भी लाती है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल पसंद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता नहीं है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई तो इसका ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ा गया। दिल्ली ने कहा योगी का प्रशासन ज्यादा सख्त हो गया है, वोटर नाराज हैं। लखनऊ के समर्थकों ने कहा दिल्ली ने गलत टिकट बांटे, महाराज जी की नहीं सुनी। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वह एक समानांतर सत्ता बन चुके हैं और आरएसएस का हाथ उनके सिर पे है और कोर वोटर का दिल उनके मुट्ठी में है। अब आते हैं उन सवाल पर जो भविष्य के गर्भ में छिपा है। 2029 में क्या होगा जब मोदी युग एक नए मोड़ पे होगा और भारत की कमान किसके हाथ में होगी? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर मोदी के बाद किसी नेता की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है तो वो योगी आदित्यनाथ है। क्यों? क्योंकि जनता को अमित शाह में चाणक्य दिखता है, लेकिन योगी में उन्हें चरित्र दिखता है। एक ऐसा चरित्र जो ना परिवार के लिए जीता है और ना पैसे के लिए। राम मंदिर का निर्माण उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि उनके गुरु महंत अवैधनाथ को दिया गया एक वचन था जिसे उन्होंने पूरा किया। लोग उसमें एक राजा नहीं, एक संरक्षक देखते हैं। योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। हो सकता है राह में कांटे बिछाए जाएं, हो सकता है दिल्ली के दरवाजे बंद करने की कोशिश हो, लेकिन इतिहास गवाह है जिसने संघर्ष की आग में तपकर खुद को सोना बनाया है उसे तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। पंचूर का अजय सिंह बिष्ट आज भारत का योगी आदित्यनाथ है और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। आप उनसे प्यार करें या नफरत, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शेर जब शांत बैठता है तो वो थका नहीं होता, उसकी अगली छलांग की तैयारी चल रही होती है।